तो आज हम लोग हमारी इस सीरीज का अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, पावर। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम कर रहे थे और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं वो है वर्क। वर्क तो एक्चुअली में है नहीं, एनर्जी एंड पावर। एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, या ये होती क्या है, बेसिक सी टर्म्स। ठीक है, पहला चैप्टर चला। अब मैं बताना चाहता हूं कुछ चीज। ये जो पावर है और ये जो एनर्जी है, ये बिल्कुल रिलेटेड टर्म्स है। कैसे रिलेटेड है? देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि वर्क एनर्जी से रिलेटेड होता है। कैसे? अगर आप ए टू बी पॉइंट तक कोई काम कर रहे हैं, या सपोज करिए आप रेस लगा रहे हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ ए टू बी पॉइंट तक, आपने रेस खत्म कर ली है 5 सेकंड में, आपके दोस्त ने खत्म किया रेस 10 सेकंड में। अब मैंने आपको कल एक चीज बताया था कल के लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं लेक्चर नंबर 2, कि ए एंड बी पॉइंट तक अगर आपको कोई वर्क परफॉर्म करना है तो आपको उतनी ही एनर्जी लगेगी, चाहे आप 10 सेकंड में करें, चाहे आप 20 सेकंड में करें, आप 40 सेकंड में करें, एनर्जी आपको सेम लगेगी अगर आपको ए से बी तक में अगर कोई वर्क करना है तो। बट डिफरेंस कहां पे आता है? डिफरेंस आता है इस टाइमिंग के अंदर। अगर आप उस वर्क को कम समय में कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी पावर जो डिलीवर्ड है वो बहुत है, ज्यादा है। और अगर आप उसी काम को क्या कम समय में कर रहे हैं, मतलब ज्यादा टाइम फ्रेम के अंदर कर रहे हैं, तो आपकी पावर कैसी है? कम हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा मैं बताता हूं। इसलिए ऐसा होगा क्योंकि जो पावर का हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, तो ये एक्चुअली में होता है एनर्जी अपॉन टाइम। क्या? एनर्जी अपॉन टाइम, या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, एनर्जी डिलीवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी एनर्जी डिलीवर्ड का क्या मतलब है? आपने देखे होंगे कि कुछ बल्ब में, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उनमें क्या आता है, ऐसा लिखा हुआ आता है कि भाई 5 वॉट का बल्ब है। ठीक है, कई 8 वॉट के बल्ब आते हैं, कई 10 वॉट के बल्ब आते हैं। आपने अगर गौर किए होंगे तो जो शादी पार्टियों में जो नियॉन लैंप लगते हैं येलो कलर के, जो बहुत तेज जलते हैं, वो 50-50, 40-40 वॉट तक भी जाते हैं, 100 वॉट तक भी जाते हैं। ठीक है, फ्लड लाइट्स आती हैं एकदम बड़ी बड़ी सी। तो क्या है ये वॉट? वो कम समय में उतनी एनर्जी कंज्यूम कर ले रही है, इसलिए इनका जो वॉटेज है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। घरों में लगने वाला एक छोटा एलईडी बल्ब जो होता है वो 5 वॉट से 10 वॉट तक का होता है। आपकी जो नाइट लैंप होती है, जो आप रात को रोज जला के सोते होंगे, एक छोटा सा बल्ब होता होगा, 0 वॉट का बल्ब बोलते हैं उसको। वो 0 वॉट, नाम ही उसका 0 वॉट है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय में भी बहुत कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, उसके बाद आपने देखे होंगे आपका जो फ्रिज है, या फ्रिज को छोड़ देते हैं, आपका जो इंडक्शन है वो जाता होगा 3000 वॉट। आपका जो ये आयरन करने का जो इस्त्री बोलते हैं वो जाती होगी 5-6 हजार वॉट। ये हीटिंग एलिमेंट गीजर जाता होगा 5-6 हजार वॉट। क्यों जाता है? इसीलिए जाता है क्योंकि वो जो पावर जो है उनकी ज्यादा क्यों है? क्योंकि वो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा। अब ये एनर्जी कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर की। ठीक है, इन बातों को आप समझिएगा थोड़ा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो होती है करंट के स्क्वायर की। करंट का स्क्वायर मतलब क्या? अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो जो एनर्जी उसमें कंज्यूम होगी वो होगी करंट के स्क्वायर, मतलब 25 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये एक चीज। जो एनर्जी फ्लो होती है वो होती है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी। सपोज करिए यहाँ पे मैंने हर्डल्स डाल दिया। हर्डल्स बोले तो आपने स्कूल में रेस की होंगी, हर्डल्स वाली रेस की है ना, जिसमें बीच बीच में बेंचेज या डेस्क लगा देते हैं और उसके ऊपर से कूद कर जाना पड़ता है। ठीक है ना, लोग अपने घुटने फुड़वा लेते हैं, हमने भी बचपन में बहुत खेले हैं ना, आप लोग के स्कूल में भी अभी होता होगा। या फ्रॉग जंप है, या वो सैक रेस होती है जिसमें बोरे में भर के कूद कूद के जाना पड़ता है, या वो एक पैर बांध देते हैं, डबल रेस होती है। तो जैसे जैसे सब रेस के पैटर्न अलग अलग होते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है। एक नॉर्मल रेस भागने में और एक हर्डल्स भागने में या सैक रेस भागने में किसमें ज्यादा दम लगता है, आप खुद देख लीजिएगा। तो जैसे जैसे हर्डल्स बढ़ती जाएंगी, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी कैसी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है ना। अभी तीसरा इसका एग्जाम्पल, तीसरा इसका डिपेंडेंसी फैक्टर होता है टाइम। अगर मैं आपको बोलूं कि एक रेस का ट्रैक है 40 मिनट का ट्रैक, मतलब एक रेस 40 मिनट में खत्म होगी और एक रेस होगी 20 मिनट में, किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? आप समझ गए होंगे, 40 मिनट में ज्यादा। मतलब जितना ज्यादा टाइम लगता है उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। रेस का एक फॉर्म होता है क्या, 400 मीटर रेस। 400 मीटर रेस आपने सुने होगी। 400 मीटर का मैं एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भाई लेंथ के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, आपको मालूम है, पर मैं टाइम की लेंथ बढ़ा सकता हूं ना इसमें।
तो टाइम अगर मैं बोलूं कि एक रेस 20 मिनट की, दूसरी रेस 40 मिनट की है, ठीक है, आपको 1 मिनट में मान लीजिए 100 मीटर कवर करना है मान लीजिए, तो क्या होगा, आपको 40 मिनट वाली रेस में ज्यादा भागना पड़ेगा, ठीक है, आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। सेम इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है, ठीक है ना, सेम चीज। अब ये जो एनर्जी निकलती है, ये एनर्जी जो निकलती है, ये तीनों फैक्टरों को मैं मिला दूं तो कैसी होती है, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी का क्या मतलब है, करंट का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस होता है, कांस्टेंट आता है, पर वो कांस्टेंट आपको अभी नहीं है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी का आपका फॉर्मूला आ गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पे ब्लू मार्कर से अलग से लिख लेता हूँ, अभी ये तो बस शुरुआत है, ठीक है ना। अभी देखिए आगे, अब एनर्जी मैंने बोला हूं स्पेशली। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये तो आपने हीटिंग का फॉर्मूला लिखे, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आता है, अगर आप 12th के अंदर जाए, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो भाई हीट क्या है, मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल है मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय हीट, ठीक है, आप हीट से क्या समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो जड़ें जाएंगी हीट के आंसर में, वो जाएंगी एनर्जी से, ठीक है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की ही बात कर रहे हैं, हीट ऑल्सो कम्स अंडर एनर्जी, ठीक है, इसलिए हीट के लिए भी यूज कर लेते हैं। अभी हीट पे भी आऊंगा मैं एक एक करके, पर ये एनर्जी का बेसिक सा फॉर्मूला है। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एनर्जी भी बहुत प्रकार की होती है, क्लास 9th में आपने पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर mgh, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारी एनर्जी होती है, पर अभी हमको सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम है। ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैंने तीनों को साथ में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर आई आर कुछ दिखा, अभी कल परसों की क्लास में, भी कल की क्लास में मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया था, रेजिस्टेंस में पूरा ओम्स लॉ पे ही हमने डिटेल पे स्टडी किए थे। ओम्स लॉ की मदद से हमने पैरेलल सर्किटिंग का फॉर्मूला लेकर आए, सीरीज सर्किटिंग का फॉर्मूला लेकर आए, उसकी मदद से हमने न्यूमेरिकल किए बहुत सारे, है ना, रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो अभी आई आर दिख रहा होगा आपको, इक्वल टू आई आर होता है बाय ओम्स लॉ। तो अगर मैं एक आई, क्योंकि आई स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, इक्वल टू आई इंटू आर इंटू टी, ऐसा लिख सकता हूं। अगर मैं इसको आई आर को साथ में लिख दूं, अगर मैं आई आर को यहां पे साथ में लिख दूं, तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू आई इंटू वी इंटू टी। ये आई वी टी क्या है, या वी आई टी क्या है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोग ऐसे याद रखते थे वी आई टी, ठीक है ना। एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी या आई वी टी, क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इनटू टाइम। ये एक एनर्जी का आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। टीचर्स बोलते हैं कि ये अलग फॉर्मूला है, अलग नहीं भाई, एक ही फॉर्मूला याद कर लो, तीनों चारों फॉर्मूले निकल जाएंगे आपके, ठीक है ना। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपको एग्जाम में देखना है कि गिवन डिटेल क्या है, इसके भी न्यूमेरिकल हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे और कुछ चेंज हो सकता है, क्या चेंज हो सकता है, सपोज करिए हमको करंट गिवन ही ना हो, सिर्फ क्या गिवन हो, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस गिवन हो। एक बार और लगाइए ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलेगा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। ये इसी को मैंने कैसे लिख दिया हूं, इस फॉर्म में लिख दिया हूं, ओम्स लॉ ही है ना भाई। तो देखो I की जगह अगर मैं V बाय आर रख दूं तो क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये आ गया एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। कहां से आया ये आया एनर्जी के बेसिक प्रिंसिपल से ही आया, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये दो फॉर्मूले और बन गए। अगर आपको करंट और टाइम दिया रहे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस निकालकर, ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया रहे तो आईवीटी फॉर्मूला लगाएंगे। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया रहे, सिर्फ करंट या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन रहे, टाइम गिवन रहे, टाइम गिवन रहते हैं ना इन क्वेश्चनों में, टाइम निकालना नहीं पड़ रहा, या ऐसा भी गिवन रह सकता है। एक पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं कि कोई अप्लायंसेज है और रात को 12 बजे स्विच ऑन हुआ, कब तक, सुबह के 9:45 तक। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि सुबह के 9:45 तक कितना आर, कितना मिनट, कितना सेकंड। अब मेरी बात को एक चीज ध्यान से सुनिए, जो टाइम है ना भाई, ये आर में नहीं है, ठीक है ना, ये टाइम है सेकंड्स में, ठीक है ना। तो जब भी आपको टाइम आए, जब भी जैसे मान लीजिए सपोज करिए, पहली बार इसलिए बता रहा हूं, आर में अगर टाइम आए तो इसको इंटू 60 करिएगा, इंटू 60 फॉर मिनट्स, इंटू 60 फॉर सेकेंड्स, तो आपका ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है ना। एक आर में 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो ये थी क्या, ये थी अपनी एनर्जी के बारे में छोटी सी एक डिस्कशन। उसके बाद अभी मैं इसी को लेकर पावर में आगे बढ़ने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा, नोट कर लीजिएगा ना अपनी कॉपी में, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ध्यान से समझिए पावर क्या होता है। पावर एक ऐसी टर्म है जो एनर्जी से रिलेटेड है, अभी मैंने आपको बताया। पावर मतलब क्या, एनर्जी डिलीवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर, ठीक है। आप, मुझे नहीं लगता कि आपने 9th क्लास में पावर का कॉन्सेप्ट था क्लासिकल मैकेनिक्स में, वो था नहीं, ठीक है। 9th क्लास में आपको
एनर्जी थी, ग्रेविटेशनल पुल था, ठीक है, और फोर्स था, पावर नहीं था आपको शायद, मेरे को 9th का सिलेबस पता नहीं है। अब देखिए पावर कैसे निकालते हैं। पावर का सबसे पहले तो एक बेसिक सा फॉर्मूला है, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, ये है भाई, और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे, अगर ये होता ही नहीं तो हम कंपेयर कैसे करते भाई। एडी हॉल को जानते हैं, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है एडी हॉल, ठीक है ना, अच्छे लोगों के बारे में जानिए। एडी हॉल ने बहुत सारा वेट एक बार में उठा लिया, अब इसको 500 केजीज डेडलिफ्ट का उसके नाम पे रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑफिशियल डेडलिफ्ट। हम उठा सकते हैं क्या, बिल्कुल उठा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी कोई कंडीशन नहीं बताया। अगर कंडीशन रहे क्या कि टाइम मैं आपको दे दूं कितना, बहुत सारा टाइम, बहुत सारा दे दूं का मतलब क्या है, आप 10 किलो 10 किलो 10 किलो करके क्या कर ले, एक एक करके, मतलब आप 10 किलो अलग उठा के रखें, 10 किलो अलग उठा के रखें, 10 किलो अलग उठा के रखें, टाइम कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं बोल दूं कि आपको 500 किलो 2 सेकंड के अंदर उठाना है या 10 सेकंड के अंदर, क्या आप उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। अगर मैंने आपको टाइम कंस्ट्रेंट में बांध दिया तो आप नहीं उठा पाएंगे उतना वेट, क्यों, क्योंकि आप में पावर नहीं है उतनी, आप उतनी एनर्जी डिलीवर नहीं कर पा रहे एक बार में। तभी तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है वो, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो पूरा वेट एक बार में लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। टाइम कैसा लगेगा उसको, बहुत कम, हमको टाइम कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी ध्यान से समझिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला यहां से उठा के पुट कर दीजिए आप इसको पावर में, तो क्या आ जाएगा, ये पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सबसे पहले मैं पहला फॉर्मूला उठा के पुट कर रहा हूं, ठीक है ना, अपॉन में टी, ये टाइम भी सेकंड में ही, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा भाई। तो पावर का देखो पहला फॉर्मूला क्या आ गया, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे आपको एक फंडा क्लियर होगा, क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, कौन से वाले, गीजर, इंडक्शन, और जो आपका जो वाटर हीटर होता है ना, एक केटली टाइप की होती है जिसमें पानी डालो पानी गर्म हो जाता है, वो बहुत ज्यादा वॉट के क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना क्या, उतनी ज्यादा पावर कंज्यूम, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सा क्या है, नियम है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाने पे क्या, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो पावर भी अपने आप बढ़ेगी, उनका वॉट बहुत ज्यादा होता है। अभी यहीं से मैं इसको दूसरा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं तो देखिए क्या निकलेगा। पावर का अगर मैं ये देखिए ये फॉर्मूले में अपॉन टाइम कर दूं, क्या कर दूं, अपॉन टाइम कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, आई वी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आई वी। अब ये तीसरा फॉर्मूला देखिए, तीसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला आएगा, पावर इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू, बैकग्राउंड वॉइस के लिए भाई माफी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहे हैं यहाँ पे आसपास, इसीलिए वी आर। कैसे आया ये वी आर, इसमें डिवाइड बाय टाइम कर दूंगा तो पावर निकल जाएगी, इसमें भी डिवाइड बाय टाइम कर दूंगा तो पावर निकल जाएगी, ठीक है। ये मैंने कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, एक फॉर्मूले से दूसरा लाए, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ तीसरा भी लाए, अपॉन टाइम करके पावर का फॉर्मूला ला लिए, और ये जो बाय ओम्स लॉ लाए थे इनको डिवाइड कर दिए टाइम से, तो आपके पास पूरे पावर के फॉर्मूले आ गए। अब आते हैं यूनिट पे, यूनिट बहुत जरूरी है। क्यों यूनिट जरूरी है, बिना यूनिट के आप वर्क ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। कई आजकल के क्वेश्चनों में मैं देख रहा हूं ऐसा लिखा आता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रेटेड 5 वॉट, 5 वॉट, बस रेटेड 5 वॉट गिवन है। अब आपको खुद पहचानने की, जो डब्ल्यू लगा है ये पावर के लिए लगा है, ये एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए नहीं लगा है, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस में स्पेसिफाई करना बंद कर चुका है कि ये पावर गिवन है कि एनर्जी गिवन है, तो आपको यूनिट से पता चलना चाहिए। अब देखिए एनर्जी की यूनिट क्या होती है, मैं फर्स्ट डे से चिल्ला रहा हूं, एनर्जी की यूनिट होती है जूल, ठीक है ना, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो भाई पावर की यूनिट क्या निकल के आ गई, जूल पर सेकंड। अभी जूल पर सेकंड को और क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। अगर एग्जाम में आपके एमसीक्यू में आए कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, और अगर वॉट गिवन ना रहे तो आप क्या लगाएंगे, जूल पर सेकंड। ये मैं कहीं रॉकेट साइंस नहीं कर रहा भाई, यहाँ पे मैं सिर्फ नॉर्मल यूनिट्स पुट कर रहा हूं, और ये एनर्जी की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड, और ऐसी यूनिटें निकलती हैं, ठीक है। अगर आपने इनको इंप्लीमेंट कर लिए तो यूनिट की तरफ से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अगर आप साइंस लेंगे 11th क्लास में, सबसे पहले आपको फंडामेंटल यूनिट ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप यही सब पढ़ेंगे, 7 टाइप की फंडामेंटल यूनिट, फिर 2 और होती है, एक रेडियन एक स्टे रेडियन, सॉलिड एंगल, 2D एंगल, बहुत सारी चीज, ठीक है ना। अब ये पावर की यूनिट देखिए, जूल पर सेकंड यहां पर भी आएगा,
जूल पर सेकंड यहां पर भी आएगा और जूल पर सेकंड यहां पर भी आएगा, ठीक है ना। एक तरीके से निकाल लिए तो बाकी तरीकों में जरूरत नहीं। या दूसरी यूनिट एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम भी लिख सकते हैं। ऐसी तो फिर 100 यूनिट है, एम्पियर इंटू वोल्ट लिख सकते हैं, फिर वोल्ट स्क्वायर अपॉन ओम लिख सकते हैं, बहुत सारी यूनिट है। अब मैं आपको चलिए एक मैं चीज करके दिखाता हूं। सपोज करिए ये यूनिट है, क्या यूनिट है, वी स्क्वायर बाय आर। अब वी स्क्वायर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, सपोज करना है ना। ओम को मैं क्या लिख सकता हूं, V इक्वल टू आई आर, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर इज इक्वल टू ओम, ये होता, ठीक है, ये होने वाला है। तो इसको मैं लिख दूं वोल्ट, इसको मैं क्या लिख दूं, वोल्ट, और ये जो एम्पियर है कहां चले गया, ऊपर चला गया, तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, दूसरे वाले की यूनिट आ गई, ठीक है। ऐसी करके हम पहले वाले की भी निकाल सकते हैं। और अगर मैं क्या लिख दूं, वोल्ट को क्या लिख दूं, वर्क डन, ध्यान से समझिएगा, वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या, जूल, वर्क डन की यूनिट क्या, जूल पर कूलाम, COULOMB, ठीक है। और एम्पियर की यूनिट में क्या लिख दूं, कूलाम पर सेकेंड, तो कूलाम से कूलाम कैंसल और जूल पर सेकेंड आई, क्या आया ये, कुछ दिखा, ऐसे आती है यूनिट। अगर आपने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किए तो ये आपको भी बनेगा, ठीक है। लकीर के फकीर मत बनना कि जो वॉट है तो वॉट ही है, वॉट के अलावा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिक्स सब्जेक्ट में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, केमिस्ट्री में भी है, बट फिजिक्स में ज्यादा है, समझे कि नहीं समझे। तो ये थी अबाउट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिट ऑफ पावर एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी हम आगे देखने वाले हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आज का लेक्चर हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं, ठीक है, कट वगैरह नहीं करेंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, कमर्शियल का मतलब क्या होता है, अच्छा कमेंट में भी लिख सकते हैं आप लोग क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं आपसे ऐसा क्या होता है पूछूंगा स्क्रीन में तो आप निकल के बोलेंगे नहीं, तो अगर जिसको लगता है तो कमेंट में भी लिख सकता है। हाँ, अगर कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो वो भी लिखिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम, ठीक है। चलो, तो अभी मैं बताने वाला था आपको कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल से आपके मन में आता होगा यार बिजनेस, थोड़ा सा जो, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो व्यवसायिक यूनिट, ठीक है, व्यवसायिक इकाई, यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही मतलब है इसका। आपके घरों में अगर आपने बिल नहीं देखे तो भाई उठा के वो बिल को पढ़िए, थोड़ा देखिए कि कितनी यूनिट बिल आता है। ऑनलाइन आने लग गया आजकल, रिसिप्ट पढ़िए कि क्या है ये यूनिट, कैसी मेजर होती है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए कमर्शियल यूनिट क्या होती है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट मतलब क्या होता है कि एनर्जी कंज्यूम 1 किलो आर, ये यूनिट होती है कमर्शियल, 1 किलोवाट आवर। अब भाई इसमें ना बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए मैंने फैक्ट जैसे सीधा बता दिया। 1 किलोवाट आवर ही क्यों होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, पहली बात तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी कंजप्शन की, किसकी यूनिट है, एनर्जी कंजम्पशन की। अब मैंने आपको बताया था कल कि एनर्जी जो कंज्यूम होती है, ठीक है, जो एनर्जी कंज्यूम होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आप यहां पे देख रहे हैं कि टाइम वाला फैक्टर भी है, ठीक है ना। पर आप बोलेंगे भैया ये वॉट तो पावर की यूनिट थी, तो वॉट कहां से आ गया इसमें। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, ये जो वॉट है ना, मैंने क्या बोला था, अगर जूल में किसका, टाइम का डिवाइड कर दूं तो पावर आती है। अरे बोला था, वॉट आती है, पावर की यूनिट क्या, वॉट होता है। अब वॉट में मैं टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जूल नहीं बन जाएगी। अरे वॉट में अगर मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या जूल नहीं बन जाएगी। बिल्कुल दिखा होगा अभी आपको। अब एक और चीज मैंने कल क्या बताया था, सेकेंड्स में यूनिट निकलती है तो आर में यूनिट है, भाई कमर्शियल यूनिट है। कमर्शियल यूनिट का क्या मतलब है, अब आपके प्रति सेकंड का हिसाब थोड़ी होगा कि आपने 1 सेकंड में कितनी बिजली खर्चा की है, 2 सेकंड में कितनी बिजली खर्चा की है, वो पूरा 1 घंटे का एक ग्राफ बनता है कि आपने 1 घंटे में कितने किलोवाट कंज्यूम की। मान लीजिए एक बल्ब जला,
4 वॉट का, एक एसी चला, ठीक है, उसके बाद एक फ्रिज चला, एक गीजर चला, ये सब मिलके चले तो आपने कितने किलोवाट एक आवर में कंज्यूम की, ये है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या क्या कैच। सबसे पहला कैच ही किलो है। किलो, अब किलो में क्या है ध्यान से समझिए। जब आप यूनिट्स पढ़ेंगे, क्या यूनिट्स, इस जो पीछे पे जो पावर है लगती है ना, 10⁻1, 10⁻2। अब मैं आपको बताता हूं, एक सपोज करिए आपने डेकामीटर पढ़े होंगे, हेक्टोमीटर पढ़े होंगे, किसी को याद नहीं होता डेकामीटर हेक्टोमीटर क्या। अगर मैं आपसे अभी रैंडम पूछ लूं ना, आपको एक बार अपने नोट्स पलटाना पड़ेगा, क्योंकि डेका और हेक्टो के आपको सवाल नहीं आए, डेसी के भी आपको सवाल आते होंगे किताब में पर आपके दिमाग में नहीं। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो सबसे पहले तो छोटी यूनिट्स में चलते हैं, तो सबसे पहले आती है डेसी। डेसी मीटर सुने होंगे आप, डेसी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻1 डेसी। सेंटी, सेंटी का मतलब वो वाला सेंटी नहीं जो तुम होते हो, सेंटी का मतलब ये वाला सेंटी, CEN वाला, ये होती है -2। ठीक है, ये पावर्स लग जाती है। मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। नैनो, नैनोमीटर, देखिए एटम का साइज नापते नैनोमीटर में, वेवलेंथ नापते नैनोमीटर में। ठीक है, नैनोमीटर में भी नापते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम भी होती है यूनिट, क्या एंगस्ट्रॉम, वो होती है 10⁻⁻10। ठीक है, एटम का साइज 10⁻⁻10 है, 10⁻�9 में नाप लेते। नैनो क्यों थी नैनो गाड़ी, नैनो बोले तो छोटा, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आता है पिको 10⁻⁻12, फेमटो 10⁻⁻15, और अटो 10⁻⁻18। ये अगर सफिक्स लग गए तो इसका मतलब है, अगर आपने डेसीमीटर लिखा है, मतलब एक डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, या 1 मीटर के आप 10 हिस्से कर दें तो जो एक हिस्सा आएगा वो एक डेसीमीटर है। ठीक है, अब यहां पे बड़ी यूनिट्स में चलते हैं। अब एक स्टैंडर्ड यूनिट मीटर, उसके आगे डेका, डेका बोले तो 10⁻1। हेक्टो 10⁻2, आपने सुने होंगे 1 मीटर, एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। ठीक है, हेक्टेयर में जमीन नापते हैं, हेक्टेयर क्या है, थोड़ा रिलेट करेंगे ना भाई तो आपको चीजें बनेंगी। ठीक है ना, नाम आपको दिखेंगे कि सब सेम सेम हो रहा है। ठीक है, अब चीजें बहुत इजी हो रही हैं, और ये बिल्कुल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो अगर मन लगा के पढ़ो तो आपको बनेगा। ठीक है ना, देखा हेक्टो, किलो 10⁻3, इसकी बात कर रहा था मैं, ये चमका होगा, किलो बोले तो 10⁻3। मेगा, मेगाबाइट, पहले आता है किलोबाइट, किलोबाइट ज्यादा होता है, मेगाबाइट ज्यादा होता है, क्योंकि आप बहुत अभी मॉडर्न जनरेशन हो गए हो, तो केवी वेवी में तो आपको डाटा मिलता नहीं होगा आजकल, तो आप सीधा जीबी में बात करते हो, जीबी के नीचे तो बात नहीं करते आप लोग। पर एक टाइम था भाई जब 1-1 किलोबाइट के लिए लोग, मतलब वो स्क्रैच वाउचर होते थे, वीआई के और डोकोमो थी। ठीक है, वीआई नहीं थी पहले, पहले वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी, 29 रुपए का एक, वो 19 रुपए का एक कार्ड आता था, उसको स्क्रैच करके बैलेंस भराते थे, केबी में डेटा मिलता था। ठीक है ना, अभी मेगाबाइट, मेगा बोले तो 10⁻6। ठीक है, गीगा, मेगा के बाद क्या आता है गीगाबाइट, जीबी। ठीक है ना, कितना 10⁻9। टेरा, TERA, टेराबाइट। आपने सुने होंगे कि पेन ड्राइव, जो लोग, जो बच्चे लोग बिल्कुल ही एकदम घुसे हुए टेक्नोलॉजी में, उनको पता होगा कि भाई जीबी के बाद टीबी की हार्ड डिस्क आती है। ठीक है ना, 128, 256, और वो भी 2 के स्क्वायर में ही रहती है हमेशा, मतलब 2 के मल्टीपल इंटीग्रल में, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 वाले में। वो एक कारण होता है उसका। ठीक है, अगर मैं कभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊं तो आपको मैं बताऊंगा क्यों कारण होता है। ठीक है ना, टेरा बोले तो 10⁻, पीटा, टेरा के बाद आता है पीटा 10⁻15। ठीक है ना, फिर उसके बाद आता है एक्साबाइट 10⁻18। ये होती है क्या, पूरी यूनिट्स, ये होती है आपके प्रीफिक्स अगर लग गए तो, डेसीमीटर, ठीक है, डेसी लीटर। ठीक है ना, डीएल के भी आपको क्वेश्चन आते होंगे, वो यही है भाई। ठीक है ना, आपको फिर टीचर बताता होगा यार इस क्वेश्चन में तो डेसी लीटर है, डेसी में ये कन्वर्जन होता है। भाई ये कन्वर्जन टेबल आप याद रखिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप अभी साइंस पढ़ रहे हैं, भले ही आप फ्यूचर में ना पढ़ें, पर अभी आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अभी आपको ये सब याद होना चाहिए। इतना नहीं तो फिर भी नैनो तक तो याद रख ही लो, यहाँ गीगा और नैनो तक, क्योंकि गीगाबाइट आपको याद है तो नैनो भी याद ही रख लो भाई, क्या जा रहा है। ठीक है,
चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है, अभी मैंने किलो के चक्कर में इतना ऑफ टॉपिक हो गए हम लोग, ठीक है ना, बट बगर नहीं किए, वही बहुत है। किलो मतलब होता है 1000, मतलब 10⁻³ वॉट मतलब वॉट होता है, और आवर में कितने सेकंड होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था 60 मिनट 60 सेकंड। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब ये मिलेगा आपको, ठीक है, 36 लाख जूल 1 किलोवाट आवर की यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इतना होता है, आपको एग्जाम में आता है क्या, कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इंटू जूल, तो कितना होता है, 36 लाख जूल होता है। कैसे आया पता चला, सबसे पहले किलो को लिखे 1000, वॉट तो पहले से ऐसा यूनिट है, आवर में पहले उसको मिनट में कन्वर्ट किया इंटू 60, देन उसको सेकंड में कन्वर्ट किया इंटू 60। अब कन्वर्ट करने के बाद कितना है, 36 लाख, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख, समझ गए। अब आपने एक यूनिट बिजली खर्च की है, मतलब क्या, 1 यूनिट बिजली खर्चा करने का मतलब है आपने 1 यूनिट मतलब 36 लाख जूल एनर्जी कंज्यूम कर लिए, ये मतलब होता है। 1 किलोवाट आवर कंज्यूम करने का क्या मतलब, क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होती है, 1 किलोवाट आवर। अब कुछ कुछ शहरों में बिजली 10 रुपए पर यूनिट मिलती है, 10 रुपए पर यूनिट बोले तो आजकल रेट बढ़ गया है, मैं पहले की बता रहा हूँ, ठीक है ना, किताबों में 10 लिखा है, 5 लिखा है, बट ऐसे में नहीं मिलती, अभी ज्यादा में मिलती है, कुछ कुछ जगह 17, कुछ कुछ जगह 25। तो 1 यूनिट बिजली का मतलब होता है कि आपने 36 लाख जूल खर्चा कर लिए, और फिर कि एक पे या जितनी भी यूनिट आपने खर्चा किए उस पे आपकी एरिया का रेट डिसाइड करेगा कि आपका बिल कितने का बनकर आएगा। उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि यू हैव यूज्ड दिस मच अमाउंट ऑफ दिस मच यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस मच इज द बिल, ठीक है। गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज भी है कि अगर बिल 100 या 150 यूनिट से एक्सटेंड होता है तो यूनिट का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट मतलब डोमेस्टिक ये जो मीटर है अलग आते हैं, और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए उनकी बिजली का जो रेट होता है वो बड़ा अलग होता है, ठीक है। इसीलिए यूनिट वाइज भी और टाइप कि आप किसके लिए यूज कर रहे हैं उस पर बिलिंग निर्धारित होती है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्लास 10th एक ऐसी क्लास है जिसमें आप एक्स्ट्रा ज्ञान ले सकते हैं। 11th 12th में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, आप एकेडमिक संभालेंगे कि आप स्पोर्ट्स देखेंगे कि आप अपनी अदर एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जेई नीट की कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, जैसे एनडीए की करते हैं, तो इसीलिए 10th में आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं बिल्कुल गेन करिए, ठीक है ना। ये थी आपकी क्या, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जो 25 मिनट से देख रहा है वो एक काम करिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, नहीं तो समझने में हो सकता है दिक्कत जाए, ठीक है ना। बीच बीच में रेस्ट लेते रहिए करिए, 20-20 मिनट इज सफिशियंट, 20 मिनट तक ही हमारा कंसंट्रेशन हो पाता है। अगर ऐसा लग रहा है कि एकदम वेग जा रहे हैं तो आप थोड़ी देर बीच में वीडियो पॉज करके इधर उधर टहल के, पानी वगैरह पी के, टॉयलेट वगैरह जाके फिर वापस आके बैठ सकते हैं, ठीक है। अभी पढ़ने वाले हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर, कोई भी चैप्टर अगर एंड में पहुंचते जाते हैं, मतलब हम उस चैप्टर के जो मेन पोर्शन है, जो सिलेबस में जो वेटेज है उसके पास पहुंचते जाते हैं, तो जब भी आपको अगर कोई चैप्टर पढ़ना रहता होगा, रिविजन के टाइम में बता रहा हूं, तो आप चैप्टर को शुरू से मत पढ़िए, क्योंकि शुरू में आपकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होती है, पर शुरू में काम का ज्यादा होता नहीं। तो आप जब रिवीजन करेंगे तो चैप्टर्स को लास्ट से उठाइएगा, मतलब सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने बैठ रहे हैं रिवीजन के टाइम, तो आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट, फिर क्या पढ़ेंगे, पावर, कमर्शियल यूनिट, फिर उसके बाद ऐसे रिवर्स में लेंगे पूरे चैप्टर को, फिर रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद जितना भी वो पोटेंशियल डिफरेंस था, करंट था, मीटर था, गैल्वेनोमीटर था, इस हिसाब से। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया कि जो हीटिंग इफेक्ट होता है, हीटिंग एक्चुअली में क्या है, हीटिंग एनर्जी ही है, हीट एनर्जी होती है, हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब एनर्जी की जगह अगर आपको हीटिंग इफेक्ट आता है कि एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट, तो एनर्जी ना लिख के क्या लिखेंगे, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, देन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेजिस्टेंस, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसको कैसे समझेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो अगर मैं करंट बढ़ा दूं तो हीटिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ध्यान से अब इसको ऐसे समझिए। आप क्लास में बैठे,
और कोई स्ट्रिक्ट वाला टीचर आ गया, अगर आप क्लास हल्ला करते जाएगी तो आपके अंदर क्या बनेगा, एक डर बनेगा। जितना ज्यादा हल्ला बढ़ेगा उससे डबल आपका डर बनेगा। सपोज करिए, एग्जांपल ऐसी हाइपोथेसिस ले रहा हूं, सेम चीज यही है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा 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 तो उसके स्क्वायर में हीट बढ़ेगी, आपके अंदर वो जो एक महसूस होती होगी ना एड्रेनलिन रश, वो बढ़ेगा। समझ गए? अब रेजिस्टेंस पे आते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? अगर मान लीजिए आपके क्लास वालों ने दरवाजे ही बंद कर लिए किसी टीचर के आने के लिए, पर कोई स्ट्रिक्ट वाले टीचर है जो आपकी क्लास की तरफ आ रहे हैं, फिर से आपको हीट लगेगी कि ये क्या कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये तो आज पूरा मार खिला के ही रहेंगे। तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट जनरेटेड, ठीक है। और टाइम, टाइम बोले तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर कोई पीरियड जस्ट स्टार्ट ही हुआ है आपके स्कूल में, कोई लेक्चर मतलब स्टार्ट ही होने वाला है, तो आपको डर नहीं लगता होगा टीचर आएंगे आएंगे आएंगे, पर जैसे जैसे 5 मिनट 7 मिनट बीतते अब लगता है यार अब नहीं आना चाहिए यार, अगर अब आ गए तो बड़ा यार पूरा फ्री पीरियड वेस्ट हो जाएगा बोले पढ़ाई में। ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम अज्यूम कर सकते हैं। वैसे इसके रियल रीजन कुछ और है। रियल रीजन है भाई रेजिस्टेंस, बीच में एटम आ जाते हैं जिसके कारण कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वहां पे हीट जनरेट होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्यों, हीट जनरेट होने से, तो और ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और जितने ज्यादा टाइम के लिए होगा तो भाई टाइम के साथ साथ तो हीट बढ़ेगी। अगर 2 मिनट के लिए सूरज निकला है सपोज करिए, तो अर्थ उतनी गर्म नहीं होगी, पर अगर पूरे 12 घंटे के लिए एक नॉर्मल डे है तो क्या होगा, थोड़े से टाइम में भी, ठंड का टाइम है, डेज कैसे पड़ जाते हैं छोटे, तो देखिए पूरा क्लाइमेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और भी रीजन है, वो होराइजन वो अपना क्या हो जाता है, हीट की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती, एक एंगल पे पड़ती है, जिसके कारण बस उस फैक्टर को साइडलाइन करके अगर हम सोचें कि दिन छोटे हो रहे हैं और उसके कारण हीट कम आ रही है अर्थ पे, तो देखो कितना बड़ा टेम्परेचर में पूरा ठंडी और गर्मी हो गई, पूरा सीजन अलग हो गए। सेम चीज टाइम का भी यहाँ पे रोल यही अदा करता है, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं तीनों को साथ में कैसे लिख सकता हूँ, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एनर्जी का फॉर्मूला था, सेम वही हीटिंग का भी फॉर्मूला है। अभी आपको इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले हैं कि क्या, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, उसमें क्या है, ये लगा हुआ है, कोई भी चीजें लगी हुई है, उसमें इतना करंट फ्लो हो रहा है, इतने टाइम में फ्लो हो रहा है, इतने रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, तो कितनी हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो अब ये सब जब चीजें आती है तो अभी मैं आपको अगले लेक्चर में सॉल्व करना न्यूमेरिकल बताऊंगा। अभी मैं इसमें एक चीज और बता दूं, क्या, ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट, भाई इसका यूज क्या क्या है। अब देखो रेजिस्टेंस अपने हाथ में है, ठीक है, वो बिजली विभाग वाले कितना सप्लाई कर रही है अपने हाथ में नहीं। दो चीज, एक टाइम और एक रेजिस्टेंस। तो भाई रेजिस्टेंस का क्या यूज है, ध्यान से समझिए, हीटिंग इफेक्ट के यूज क्या क्या है। सबसे पहला तो आप हाई रेजिस्टेंस वायर से, आप हाई रेजिस्टेंस वायर से क्या बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं चीजों का, ठीक है। हीटिंग पर्पस के लिए चीजें काम आती है, यूज फॉर हीटिंग पर्पस, जैसे कि टोस्टर, ठीक है, पर्पस, पर्पस हीटिंग पर्पस के लिए काम आ सकती है, जैसे कि टोस्टर, स्पेसिफाइड हो जाते हैं, ठीक है ना, सिर्फ पर्पस नहीं लिखते। उसके बाद आपका वाटर हीटर, वाटर हीटर तीसरा लिख सकते हैं अपन लोग। और किस चीज में काम आता है इसका हीटिंग इफेक्ट, यार आजकल वो एक बेडशीट आती है देखिए आपने, जिसको प्लग इन कर दो और वो गर्म होती है अंदर से, ठीक है, पर उसको लिखना नहीं है, क्योंकि भाई देखो अपना सिलेबस इतना आगे बढ़ा नहीं है, चेकर की मेंटेलिटी हम नहीं जानते ना, तो जितना आपके सिलेबस में उतना ही लिखिए कृपया करके, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो नॉर्मल रूम हीटर आते हैं, ठीक है ना, ये सब काय में आ गए, आपके हीटिंग रेजिस्टेंस वायर में। ये जो रूम हीटर होंगे आपने देखोगे रेड हॉट हो जाते हैं अंदर से, इनके अंदर हाई रेजिस्टेंस वायर डलती है, जैसे कि नाइक्रोम की, नाइक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है बड़ा हाई होता है, ठीक है ना। नाइक्रोम वायर, मैग्नीन वायर, बहुत सारी टाइप की वायर्स होती हैं। ये मैं अलॉय के बारे में आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर। अभी आप बस इतना समझिए कि एक नाइक्रोम वायर होती है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ऐसे नाम से आप क्लियर हो गया होगा, निकेल क्रोमियम आयरन होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए दूसरा इसका जो यूज है, इसका यूज है फ्यूज में, बड़ी अच्छी राइमिंग बनी, यूज फ्यूज में, ठीक है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक ऐसी चीज होती है या एक ऐसा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट ज्यादा फ्लो होने पे ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, खुद ब्रेक डाउन हो जाता है, खुद अंडरगो हो जाता है, क्या, ब्रेक डाउन। कैसे, ये एक लो रेजिस्टेंस वायर होती है, क्या, लो रेजिस्टेंस, सॉरी,
इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो रेजिस्टेंस का होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा होता है? लो। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने के कारण क्या हुआ? फ्यूज इज अ हाई रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, यार रेजिस्टेंस ना अपन बोल नहीं सकते, क्योंकि हाई लो एक जो चीज है ना वो बड़ी कंपैरेटिव है, उसको हाई भी नहीं लिख सकते, लो भी नहीं लिख सकते। ये बना हुआ होता है सोल्डर का, ठीक है ना, इसको हाई लो बोलना सही बात नहीं है, बस इतना बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इसका कैसा रहता है? बड़ा कम रहता है। ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव है ना, इसलिए हाई लो अपन बोल नहीं सकते। अब फ्यूज में एक चीज और होती है कि ये बना हुआ होता है सोल्डर का। सोल्डर बोले तो एक अलॉय होता है किस किस का? टिन और लेड का। टिन का और लेड का। टिन का फॉर्मूला होता है एस एन स्टेनस, और लेड का फॉर्मूला होता है पीबी प्लम्बम। 50-50% दोनों होते हैं। आपने सुने होंगे सोल्डरिंग करवाना है ये सर्किट्स में, आपने अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हो तो। व्हाट डू मीन बाय सोल्डरिंग? सोल्डरिंग मतलब वो लो रेजिस्टेंस वायर है, उसको उठा के सर्किट के ज्वाइनिंग पॉइंट्स पे क्या कर देते हैं? थोड़ी सी हीट बढ़ा के मेल्ट करके चिपका देते हैं। ये सोल्डर होता है। ये लगता था पहले के टाइम पे जब ग्रिप वगैरह होती थी ना, ग्रिप ग्रिप बोले तो एक चीनी मिट्टी का एक बना हुआ होता था, इसमें सोल्डर को ऐसे फोल्ड करके या ऐसे लपेट के डाल देते थे। जब भी करंट बढ़ा वो सोल्डर अपने आप ब्रेक डाउन हो जाता था अंदर, तो बोलते थे यार फ्यूज वायर उड़ गया। फ्यूज वायर उड़ गया का मतलब क्या है? जल गया। समझे कि नहीं समझे? अभी भी आप अगर कहीं गांव वाँव में जाके देखते होंगे तो मोटर के जो स्टार्टर रहते हैं, आजकल तो खैर नए नए आ गए, बटन वाले आ गए, उनमें वोल्ट मीटर एमीटर सब लगा हुआ होता है, बट फिर भी उसके भी पहले एक ग्रिप लगी हुई होती है जिसमें शोल्डर लपेटा होता है। आप इसको जाके देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका सेकंड एप्लीकेशन था फ्यूज। अब बोलो भैया हमारे घर में तो एसी लगा है, फ्यूज तो है ही नहीं। मैं बोलूंगा भाई जो आपके घर में एमसीबी लगी है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो इस लॉ पे काम नहीं कर रही, हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं कर रही वो, और वो काम फ्यूज का ही कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, एसी के साथ स्टेबलाइजर तो लगा होगा। स्टेबलाइजर को अगर आपने करीब से देखेंगे तो उसके बाजू में एक ऐसा घुमाने का रहता है, छोटा सा कैप्सूल टाइप का, देखिएगा उसको। जब आप उस कैप्सूल को निकाल के देखेंगे ना, तो आपको एक बहुत छोटा कंपार्टमेंट में दोनों तरफ मेटेलिक बॉडी और बीच में एक वायर मिलेगा। मैं फोटो भी अटैच कर दूंगा साथ में। और वो वायर सोल्डर का ही होता है, और वो एक कांच के अंदर होता है। कांच के अंदर बोले तो एक सील्ड पैक्ड में होता है, वो बिल्कुल ही दिखेगा पर आपको ट्रांसपेरेंट होता है वो। तो जब आप उसको गौर से देखेंगे और स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा वो सोल्डर ही है। क्या? 10 रुपए का है, 5 रुपए का आता है, जब भी करंट बढ़ता है वो अपने आप अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। वो काम किसका कर रहा है? फ्यूज का काम कर रहा है। और तीसरा यूज जो इसका है, इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो है बल्ब्स में। टंगस्टन का बल्ब आता होगा, डब्ल्यू, किसका सिंबल है? टंगस्टन। अभी टंगस्टन होता है, ये जो टंगस्टन होता है इसका नाम डब्ल्यू क्यों आया भाई? इसका नाम डब्ल्यू इसलिए आया क्योंकि इसका जो वो लैटिन नेम है वो है वुल्फ्रम। ठीक है, ये सब आप पता करके रखिए, नहीं तो आगे बड़ी बेइज्जती होगी जब आप 11th-12th में जाते हैं ना। टीचर आपको यही ताना मारेगा, आप 10th किससे पढ़ के आए, कौन पढ़ाया तुमको 10th, तब आपको समझ में आएगा यार शिट, अगर हम ये याद कर लेते तो हमारा यार बेइज्जती नहीं सहना पड़ता हमको, ठीक है ना। एसएन याद कर लेते तो ये बेइज्जती नहीं होती यार आज, ठीक है ना। तो आप ये नाम थोड़ा देख लीजिए, एसएन बोले तो स्टेनस, पीबी बोले तो प्लम्बम, डब्ल्यू बोले तो वुल्फ्रम टंगस्टन होता है, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर जो टंगस्टन की जो वायर होती है वो अंदर होती है आर्गन या हीलियम का एटमॉस्फेयर होता है। आर्गन या हीलियम का, क्यों आर्गन या हीलियम? भाई केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा दे आर इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस का मतलब होती है नोबल गैसेस। नोबल बोले तो वो किसी के साथ मैस नहीं करती, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो रिएक्शन देने लगे तो बाकी एलिमेंट्स और नोबल गैसेस में क्या अंतर रह जाएगा? इसलिए एक इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाया जाता है अंदर उस बल्ब के, ठीक है। और उसके अंदर टंगस्टन वायर लगा हुआ होता है, और जब आप उसको करंट में लगाएं तो उसका रेजिस्टेंस ही इतना ज्यादा हाई होता है कि इसका जो टेम्परेचर है टंगस्टन वायर का वो 2700 डिग्री पहुंच जाता है। सेल्सियस की बात कर रहा हूं, 2700 डिग्री सेल्सियस, अराउंड अराउंड, ठीक है ना। तो इससे क्या? इससे ये कि भाई जब कोई चीज ज्यादा गर्म हो जाती है, कोई चीज अगर हीटअप हो जाती है, तो अपने अंदर से एक वेवलेंथ की लाइट इमिट करती है, ठीक है। कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ की लाइट इमिट, सोडियम के लैंप्स होते हैं, मैं आपको आज बता दूं, ठीक है। सोडियम लैंप, एसिटिलीन लैंप होते हैं, आप इनको जाके पढ़िए, ठीक है, कैसे क्या होते हैं। आप गूगल में सर्च करिएगा इनको, सोडियम लैंप, एसिटिलीन लैंप। सेम टंगस्टन में क्या होता है, इतना गर्म हो जाता है कि 2700 डिग्री सेल्सियस पे ये ग्लो करने लग जाता है। ग्लो बोले तो ऑरेंज। पहले के टाइम पे आपने अभी भी अगर गांव वगैरह में जाके देखे होंगे तो इसके जो बल्ब रहते थे वो अच्छे एकदम 100 वाट का बल्ब,
ठीक है, 50 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब आता था, किसका है, टंगस्टन का। ठीक है, एटमॉस्फेयर इनर्ट इसलिए ताकि वो टंगस्टन ऑक्साइड बना के टूटे ना। ठीक है, और टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3800 डिग्री सेल्सियस करीब करीब होता है, 3700 से 3800 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, इसलिए टंगस्टन मेल्ट नहीं करता 2700 डिग्री सेल्सियस पे। ये इसका तीसरा एप्लीकेशन था, किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखे, एक क्विक समरी दे देता हूं। सबसे पहले हमने देखे व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी के बारे में एक पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हमने देखे पावर कैसे एनर्जी से रिलेटेड है। उसके बाद हमने देखे पावर में ऐसी क्या चीज है जो एनर्जी में नहीं है, टाइम रिलेशन। फिर उसके बाद हमने देखे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट में हमने देखे उसको जूल में कैसे कन्वर्ट करें। उसके बाद हमने देखे कि भाई कॉस्टिंग कैसे होती है, किस हिसाब से कॉस्टिंग होती है उसकी। ठीक है, उसके बाद हमने इस पार्ट में देखे क्या, सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर मैंने आपको हीट से एनर्जी का रिलेशन बताया, क्या होता है, दोनों एक ही चीज होती है बेसिकली। फिर उसके बाद मैंने बताया फैक्टर्स ऑन विच हीट इज डिपेंडेंट, कैसे डिपेंडेंट होती है बताया। हाई रेजिस्टेंस वायर एप्लीकेशंस में सबसे पहला हाई रेजिस्टेंस वायर जैसे कि टोस्टर में काम आता है, इसका पर्पस क्या है बेसिकली मैंने बताया। दूसरा फ्यूज के बारे में हमने स्टडी किए कि फ्यूज किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्यूज बना किससे होता है, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, और फ्यूज घरों में कहां पे यूज आता है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूसेज। उसके बाद बल्ब में हमने इसका तीसरा यूज देखे कैसा होता है, हाई टेम्परेचर पे बल्ब एक लाइट इमिट करता है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस ही करता है। तो ये थे आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म, थ्योरी पार्ट। अब हम करने वाले न्यूमेरिकल की 2 क्लासेस, जिसमें हम पूरे न्यूमेरिकल कवर करेंगे, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक टू द लास्ट टॉपिक, इजी से लेके हार्ड न्यूमेरिकल तक पूरे हम कवर करने वाले अगले सेशंस के अंदर। जय हिंद एवरीवन।